वकील साहब, मैं सारे अपने श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज मैं अशोक पांडे एडवोकेट हैं, इनके यहाँ कुछ चर्चा के लिए आया हूं। तो वकील साहब, आप जो है किस मुद्दा को लेकर आप जो है सुना हूं धरने पर बैठने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा साथियों बताने का प्रयास करिए। मैं अशोक कुमार पांडे, एडवोकेट, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़ का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ जी। पिछली वर्ष भी मैं लड़ा था चुनाव, इस वर्ष भी मेरा चुनावी मुद्दा जो है यह है कि जो मैंने कहा कि अनशन पर बैठूंगा जी, तो मैंने मूल कारण उसका यह है कि हमारे जो बार काउंसिल का जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का जी, इसको भारतीय विधिक परिषद BCI ने जी, अनाकरण बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी कारण के सभी प्रदेश के चुनावों को संगठनों का रोक दिया है जी, 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक, जी, जिससे हम लोगों का चुनाव बाधित हो गया है। जी। हम लोगों के चुनाव का कार्यकाल जो है नवंबर खत्म हो जाता है, दिसंबर में नई कार्यकारिणी आ जाती है। जी, इसको अनावश्यक उन्होंने रोक दिया है। जी, तो हमने कहा है कि यदि यह चुनाव अकारण रोका जा रहा है, जब हम पहले ही जीत करके आ जाएंगे दिसंबर में, तो रोकना क्या जरूरत है। तो अगर इस पर नहीं रोक लगा तब हम अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ताकि हमारा चुनाव स्थगित न किया जाए। ठीक है। और जो यहाँ कुछ अधिवक्ता जो छूटे हुए हैं मेंबरशिप से, कुछ ऐसे हैं जो आपदा वाले से छूटे हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगली वीडियो में बताए थे आप, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारा अधिवक्ता समाज मेरा परिवार है जी। हमारे संघ के हर सदस्य, जो हमारे संघ का सदस्य है वो हमारा परिवार है जी। उसके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और आकस्मिक सहायता कोष जी हमारे ये संघ की एक योजना है। इसमें मुझे करना क्या है कि हर अधिवक्ता को जो हमारे संघ का सदस्य है जी, उसको आर्थिक सहायता कोष में जोड़ूंगा। ठीक है। और किसी भी भाई को वंचित नहीं करूंगा। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश न्यासी समिति ट्रस्टी कमेटी चल रही है जी, उसमें 5100 रुपया लोग लेकर के सदस्य बनते हैं। जी हाँ। उसका जो नियम है कई ये इसमें भी लागू कर दिया जाए, यानी कि एज बाउंडेशन खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और इसको फ्री कर दिया जाए। जो भाई जब इसमें सदस्य बने उसको उसकी अवधि से जितनी उसकी सहभागिता होगी उसकी सहायता होगी। सहायता, यानी किसी अधिवक्ता को हम यह नहीं कर सकते हैं कि तुम 45 साल की उम्र हो जाओ, तुमको नहीं रखेंगे। संगठन का मतलब है कि हमें हर सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे। और रही बात आर्थिक योजना भाग 2 लाने की जिम्मेदारी हमने लिया है, जो कि आर्थिक आपदा राहत कोष है। उसमें हर भाई को, उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता, मरने का, दाह संस्कार का, या जो मेजर इंजरी आती है तत्काल दवा इलाज के लिए 50,000 दवा इलाज के लिए, और 50,000 क्रियाकर्म के लिए, और 1 लाख रुपये उसके रही की टैग में देने का हमारी योजना है। जैसे हमने उत्तर दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए हम अपने परिवार के सदस्य हैं और हमारा माता पिता जीवित हों या माइनर बच्चे हों, औरत हो, अगर मेरे जीवन काल में मर जाती हैं तो उसको दाह संस्कार या त्याग कौन करेगा? जिम्मेदारी हम ही करेंगे। तो ऐसे में हमारे इनको भी परवरिश की जानी जरूरी है, सुरक्षित की जाना जरूरी है। इसके लिए योजना आपदा राहत कोष लाई जाएगी। और नए बच्चों के लिए हम कटिबद्ध हैं कि उनको हम बीमा पॉलिसी से जोड़ेंगे 5 लाख की, और ज़बरदस्ती उनको लागू करेंगे। उन्हीं से हम आर्थिक योजना लेंगे, पैसा लेंगे उनसे सहायता, और योजनाओं में लागू करेंगे। और जो ट्रस्टी समिति की जो लखनऊ वाली योजना है उसको भी कंपल्सरी करेंगे कि आने वाले अधिवक्ता को तुरंत जैसे संघ की सदस्यता मिले उसको करेंगे, और लाभ आर्थिक योजनाओं का दिया जाएगा। जैसे आपने अभी कहा है कि उन्हीं से पैसा लेंगे, तो उनको लाभ क्या हुआ जब उन्हीं से पैसा लेके उनको देंगे आप? पहली बार तो सदस्यता बनने के लिए उनको देना ही पड़ेगा ना। वो तो सारे लोग देंगे। आधी वो पैसा देकर सदस्य बनेंगे, बाकी आधा संघ जिम्मेदारी निर्वहन करेगा। उनको संघ जैसे आकस्मिक सहायता कोष में संघ की भूमिका है। जो यहाँ मेंबर हैं, जितने हमारे भाई हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा ये जो आपका बैलेंस वोट है, नवयुवक जो है वो, जो हमारे गुरुजन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारे संघ के हर सदस्य, हर अधिवक्ता भाई जी बहन सब हमारे संघ के सदस्य हैं। मैं अगर अध्यक्ष की कुर्सी पर चयनित होऊंगा तो मैं हर भाइयों को, मेरे युवा साथी जो अधिवक्ता हैं
वो हमारी आंखें हैं, ढलकर हैं। अच्छा, उनके हितों की रक्षा करूंगा। जो हमारी अधिवक्ता बने हैं उनके हितों की रक्षा करूंगा। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं जी। वे भी हमारे कान हैं, उनकी रक्षा करूंगा। इसमें वकील साहब, जैसे इस समय जैसे बुजुर्ग जो हो गए अधिवक्ता, वो घर पे त्राहिमाम कर रहे हैं, ना घर वाले पूछ रहे हैं ना बाहर वाले पूछ रहे हैं। तो जो ये अभी आपने कहा कि ये मेरा परिवार है, तो वो जो हमारा एक सदस्य, परिवार का एक सदस्य घर में तड़प रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, आकस्मिक सहायता कोष योजना जो है, इसको जो मेरा भाई ऑन बेड पड़ा हुआ है जी, किसी बीमारी की वजह से कचहरी आने में असमर्थ है, उसकी जो जमा पूंजी है योजना में जी, और उसकी और योजनाओं को करके उनको पेंशन योजना कर देना मेरा मकसद है। मैं जितना भी रहेगा, जितना जमा, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर दिया कि अगर उन्होंने जो पैसा जमा किया आकस्मिक निधि में, उसका 2 लाख रुपया निकाल दिया जाए। 2 लाख का मतलब 50,000 जो आइटम दवा इलाज तक दिया जाता हुआ, 50,000 फूकने का, 1 लाख रुपया न्यूनतम क्रियाकर्म का। इसके अलावा जो पैसा मान लीजिए 4,25,000 आती है, तो 4,25,000 में 2 लाख निकाल दीजिए, 2,25,000 है, उसको ही मान लिया जाए फिक्स डिपॉजिट, और उसका जो ब्याज आएगा वही ब्याज उनका पेंशन हो जाएगा। तो ये जो आसक्त अधिवक्ता हमारा अनबेड भाई पड़ा है, बांध पड़े हैं, उनके लिए है। और जो भाई 70 साल की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, उनको भी उनका जो जमा धनराशि है उस पर ये 2 लाख काट करके बकिया जो धनराशि होगी उससे उनका ब्याज कर दिया जाए। नगद नारायण न दे करके ब्याज जो रहेगा वही उनका पेंशन रूप रहेगा। यह मेरा मकसद है। तो अपने चुनाव के लिए आपका यही मुद्दा था? मेरा यही मुद्दा है और रहेगा। अगर मैं आया तो इसको लागू करूंगा, इसको हर हाल में लागू करूंगा। तो अपने अधिवक्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा के माध्यम से कि साथियों, मुझे इस पद पर आप लोग विजयी बनाइए। आपके सपनों को मैं साकार करूंगा और अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। मेरा हर भाई, हर अधिवक्ता का परिवार सुरक्षित रहे। अगर खुदा करें किसी अगर कोई अनहोनी हो जाती है, उसकी न रहने की दशा में उसका परिवार सुरक्षित रहे, आर्थिक योजनाओं का लाभ पा सके। या आने वाली पीढ़ी जो पलायित हो रही है हमारी अधिवक्ता समाज का, हमारा बेटा वकील बनना नहीं पसंद कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर भाई गर्व से अधिवक्ता के रूप में आवे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर क्या कहेंगे? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ आपका टीका टिप्पणी? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी अंग है। इसके लिए तो हमें संगठित होना पड़ेगा। ये तो बार काउंसिल से ही बात रखना चाहिए। बार काउंसिल तो लूली लंगली हो गई है, अपंग हो गई है। वो अपने आर्थिक हितों के लिए ही अपना चुनाव करा रही। 8 साल तक तो वो गलत तौर पर काम की। 8 साल अदालत के आदेश पर चुनाव होने जा रहा था। उसने अपना दिमाग लगा दिया कि चलो अगर ये संगठनों का चुनाव अगर रोक देंगे तो हमारा प्रचार लोग करेंगे। इस मकसद से उसने हमारे को कर दिया बैन कि हमारा चुनाव न हो। जबकि बीसीआई और बार काउंसिल एक ही चट्टे बट्टे हैं, वो मिले हैं। ये चयन करते हैं बीसीआई को। अब बीसीआई वाले ने इनका लाभ देने के लिए हमारा चुनाव न प्रोटेक्शन एक्ट पे आपका कहना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश यही हिला हवाली कर रही है? हिला हवाली यही कर रहे हैं। हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हमारा लागू हो गया होता, इतना दबाव गाजियाबाद प्रकरण पर उठा था, लेकिन सरकार का कोई इसमें इंटरफियर नहीं। सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सरकार के पिछलग्गू कह लीजिए हैं। यही तो हमारा मकसद को फेल कर दिया। अगर ये संगठित रहे होते, आज हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हुआ होता, आज अधिवक्ताओं को पेंशन योजना भी लागू कर दी गई होती। किस प्रदेश में लागू है? राजस्थान में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है। हर जगह की सरकारें पेंशन योजना लागू कर दी हैं। हम लोगों को मेडिकल क्लेम नहीं मिलता है। बात हम कर रहे हैं, हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में ही सब कुछ आ जाता है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन का मतलब होता है उनको सामाजिक तौर पर सुरक्षित करना, आर्थिक तौर पर और सामाजिक सुरक्षित। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारें हमको कोई नहीं देखती है। आप अध्यक्ष बनने के बाद इसका मतलब इस मुद्दे पर जो है, इसको हम जब तक सरकार हम लोगों के बारे में नहीं सोच लेगी तब तक हम चरणबद्ध ढंग से उनके खिलाफ आवाज तो सारी जो प्रकरण आपने बताया, सब पे आप चुनावी मुद्दा बताए हैं, लड़ेंगे आप, तो ये जो बाधित होगी कोर्ट, इसके लिए क्या करेंगे? कोर्ट बाधित करता ही नहीं होगी। कोर्ट, हम देखिए हमारे जमाने में जब हम आएंगे ना, कोर्ट बड़ी सामान्य ढंग से चलेगी। समस्याओं का निदान कैसे होगा हम उसको कर लेंगे। वही है कि जब आप हमारे रिजीम में हड़ताल तो कतई जल्दी नहीं होगी, लेकिन अगर जो जरूरी हड़ताल आ जाएगा बिंदु, उसके लिए हम कमर कस के भी रहेंगे, उससे समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता के हितों की रक्षा करेंगे। कुछ अधिवक्ताओं से मेरी वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अशोक पांडे को बना दिया जाए अध्यक्ष तो ये तो डेली हड़ताल कर देंगे, तो कोर्ट चलेगी कैसे? ये उस पर कुछ आप विचार कर दीजिए। देखिए, मेरा ये विचार है कि मैं आवश्यक मुद्दे जो आएंगे उस पर हड़ताल होगी जरूर, जब तक उस समस्या का निदान नहीं हो जाएगा, पहली बात।
और अनावश्यक हड़ताल तो मेरे ज़माने में होबे नहीं करेगी। क्यों कि जब समस्या ही नहीं रहने दूंगा तो हड़ताल अनावश्यक कैसे होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता को डिसिप्लिन में भी रखना मेरा उद्देश्य रहेगा। तमाम हमारे यहाँ अधिवक्ता भाई बहन ऐसे आ गए हैं जो क्या नाम से अधिवक्ताओं के वेश में हिजाब लगा के घूम रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी वो अपना चकमा दे रहे हैं। ये सब नहीं चलने पाएगा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। एक बात और, आपने सही रास्ता पकड़ा। जो अधिवक्ता नहीं है, तमाम कोट पहन के घूम रहे हैं, जैकेट पहन के घूम रहे हैं, हाफ जैकेट पहन के कह रहे हैं कोर्ट में जा रहे हैं, बाबू से लड़ जा रहे हैं, चपरासी लड़ रहे हैं कि हम वकील हैं। तो ये जो बाहर के लोग आके यहाँ वकालत फर्जी ढंग से कर रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, मैं पहला काम करूंगा जो हमारे इनरोल्ड रहेंगे संघ के सदस्य, उनको ही पहले चिन्हित करूंगा कि वो जिम्मेदारी दूंगा कि आप लोग बाहरी लोगों को बतावें कि ये जाए। और अगर अनावश्यक पाया जाएगा FIR लॉन्च कराऊंगा, उनके ऊपर विधिक कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि एक उदाहरण मैं दे दूं, एक कोर्ट में 19 नंबर कोर्ट में था, एक महिला मैडम थी, हिजाब लगाई हुई थी, बात तो अच्छी कर रही थी लेकिन उसकी केवल आंखें दिखाई पड़ रही थी। हमने कहा बहन एक को सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग अधिवक्ता चाहे भाई हो चाहे बहन सब लोग वकालत करते हैं, हिजाब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वकालत करना चाहते हैं, मुस्लिम कास्ट की थी वो महिला, तो मैंने कहा अगर आप करना चाहते हैं तो हिजाब हटा करके करिए, अदरवाइज और पैसा क्यों लीजिए। क्योंकि इसमें दिक्कत होती है कि बाहरी अधिवक्ता है, सही अधिवक्ता है कि गलत अधिवक्ता है, इसकी पहचान कैसे होगी। अधिवक्ता का आप बुर्का उठाकर देखने जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये अधिवक्ता है तो सबको जो ड्रेस है हमारा ये बैंड है, काली कोट है, इसमें आइए ताकि चेहरा हो। यहाँ पर 13 नंबर हमारे यहाँ अधिकारी जुडिशल से बड़ा सवाल आ गया। हमने कहा एक दिन उनके वहाँ बस कर रहे थे, हमने कहा सब ऐसा है कि हमारे यहाँ तो आप कोरोना तो है नहीं। मैं आज तक जान ना पाया मेरे जुडिशियल अधिकारी किस कारण से हिजाब मास्क लगाए हैं। अब तो कोरोना नहीं, कम से कम जाने थे, क्योंकि मास्क लगा रहता है जब चेहरे पर तो अधिकारी हो या अधिवक्ता हो उसके हाव भाव समझ में नहीं आते हैं कि वो अधिकारी काम सही करना चाह रहा है कि गलत करना चाह रहा है। चेहरा बता देता है कि आदमी के अंदर इरादा क्या है। फर्स्ट चेहरा जो है आईना होता है, देख के हाव भाव पता चलता है। हमने कहा श्रीमान आप मास्क मत लगाया करिए। अपने में युवक अधिवक्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं नए अधिवक्ताओं से कहूँगा कि डिग्निटी मेंटेन करें आप लोग। इस तमाम शिकायत आ रही हैं और शिकायत आ रही है ऐसी कि आप लोग बड़ों का, बड़े अधिवक्ताओं का सम्मान करें, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर संघ की बिना इजाज़त के आप अनावश्यक जगह बैठ करके डिस्प्यूट पैदा मत करें। संघ से परमिशन लेकर के बैठे। ये पिछली विगत एक घटना हुई थी कि तमाम रवि नारायण जी के सामने और तमाम लोग सामने बच्चे बैठ गए बिना पूछे, और संघ से अध्यक्ष मंत्री से पूछा गया तो पता चला कि कोई परमिशन नहीं लिए थे। तो अनावश्यक आपस में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने एक दरखास्त दिया है अपने संघ को कि जो हमारा अधिवक्ता बंधु 2-2 जगह 3-3 जगह बैठ रहे हैं, हमारे युवा साथी भटक रहे हैं बैठने के लिए, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि उनको बैठने के लिए करें। और जो हमारे सीनियर अधिवक्ता बंधु से मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो 2-3 जगह बैठ करके अपना जगह छकाए हैं, एक जगह अपना कर लेंगे। कहाँ बैठेंगे? ये तो कमी है। कमरे में बैठेंगे, मैदान में बैठेंगे और जगह खाली है। 8 कुर्सी लगाए हैं, 8 बेंच और नए अधिवक्ता भाई बैठे तो दिक्कत हो रही है। तो ये हमारे नए साथियों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही बैठने की। मैं आऊँगा तो अवश्य करूँगा। मैंने दरखास्त दिया है और उसमें अभी कार्यकारिणी में विचाराधीन है मामला और नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, मैंने आकस्मिक सहायता कोष के लिए एज फाउंडेशन की दरखास्त 908 लोगों के लिए दिया था दस्तखत करा के, आज तक उसमें हमारा नहीं हुआ है। उसके लिए मैं भी फरियाद करूँगा अपनी इस वाणी के माध्यम से कि हमारी कमेटी जो है संघ की, अध्यक्ष मंत्री से निवेदन करूँगा कि वो पास करें आकस्मिक सहायता। जो भाई यहाँ हमारा आया अधिवक्ता के रूप में, सबको सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, उसको ट्रस्टी समिति की भांति कर दिया जाए, जो जब से जो सदस्य बनेगा तब से वो लाभ पाएगा। और 5 साल, जैसे 5 साल लाभ तो इतना दिया जाएगा, 10 साल रहेगा तो इतना दिया जाएगा। जैसे उसकी सहभागिता रहेगी वैसा उसका अंशदान रहेगा, वैसा उसको उस योजना से उसको सहयोग दिया जाएगा। मेरा यही कहना है कि कोई भाई मेरा, जैसे रहमान जी मर गए, एक भी पैसा नहीं पाए, तमाम भाई सत्यदेव पांडे मर गए, एक भी पैसा नहीं पाए। मैं चाहता हूँ आकस्मिक निधि एक योजना है, इसको हड़प योजना मत करिए। जो भाई बना है उसको मरने के बाद उसकी सहायता दी जाए, या किसी कारण से नहीं जमा कर पाया, ऑन-बेड हो गया, बिस्तर पड़ा है, लकवा मार दिया, फालिज मार दिया, चलने में अक्षम है, तो उसका जो पैसा जमा है उसी को उसके परिवार को दे दिया जाए। अगर जिंदा है तो वो पेंशन के रूप में दे दिया जाए।